नमस्कार दोस्तों, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप बताएं कि आखिर डीएम साहब ने क्या गलती की है। बेसिकली उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि डीएम ने किस तरीके से मैन हैंडल करके असॉल्ट करके लोगों को मैरिज हॉल से बाहर निकाला, लोगों को गालियां दी, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आखिर आप ये बताएं कि आखिर किस तरीके से ये जो एक्ट है माननीय डीएम का, वो किस तरीके से अगेंस्ट द लॉ है, लॉ के प्रोविजंस को वायलेट करता है। चलिए हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर डीएम साहब ने किन किन बातों का नजरअंदाज किया है, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस का वायलेशन किया है, और आखिर इस तरीके का यदि एक्ट किया जाता है तो पब्लिक सर्वेंट को कहां पे पनिश किया जा सकता है। हम कुछ ऐसे और भी कारनामे देखेंगे। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि डीएम साहब ने जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे उन सारे लोगों के साथ मिसबिहेव किया है, मैनहैंडल किया है, लोगों को धक्का मुक्की किया है, गेस्ट के साथ, पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पुलिस के साथ भी गाली गलौज किया गया है डीएम के द्वारा। इस कारण से बहुत सारे लोगों को इंजरी भी कॉज हुई है, नॉट ओनली फिजिकल बट लीगल इंजरी तो बिल्कुल कॉज हुई है। जब हम इंजरी की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल आप इसमें नहीं रखिए, लीगल इंजरी भी, मतलब यह हुआ कि आपका जो राइट है उस राइट का वायलेशन किया गया है किसी के द्वारा, चाहे वो जो भी हो, डीएम रहे या कोई भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके राइट्स को वायलेट करता है तो वो भी एक इंजरी होता है, जैसा कि टॉट में हम लोग पढ़ते हैं। फिर बात आती है वायलेटेड द लॉ। मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लॉ का वायलेशन हुआ है। वायलेशंस ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी वायलेशन हुआ है। और यहां पे मैं बिल्कुल बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि डीएम हैज नॉट यूज्ड हिज माइंड, अपने दिमाग का बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं किया, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया, और एक तरीके से बिल्कुल मर्यादा को लांघते हुए वो सारे हदें पार कर दी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को यह पता है कि आज के डेट में यूपीएससी का एग्जाम को क्वालिफाई करना और सिविल सर्विस बनने से पहले आपको एथिक्स का पेपर एक यहां पे इंक्लूड करा गया है। यही सब कारण है कि एथिक्स का पेपर इसमें जानबूझ करके इंक्लूड किया गया, क्योंकि आप हो सकते हैं पढ़े लिखे हो सकता है कि बहुत नॉलेज हो, लेकिन एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अदरवाइज फिर चीजें बहुत ही बिगड़ जाती है। इस पार्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि माननीय डीएम साहब, ये डीएम साहब हैं और यहाँ पे अस्पताल में जाकर के यहाँ पे मिलने गए हैं, जो मरीज है यहाँ पे मिलने गए हैं, और देखिए किस तरीके से ये बेड पे, इनके कॉट पे ये पैर रख करके यहाँ पे फोटो खिंचवाया, और ये काफी वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, उसको अधिकारी बनने से पहले लाइफ का क्या वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ लाइफ जरूर उसको बताना चाहिए, जरूर सिखाना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी क्या होता है उसके बारे में उसको जरूर बताना चाहिए। वैसे अधिकारी जो ह्यूमन लाइफ के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, ह्यूमन डिग्निटी के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे अधिकारी जरूर इस तरीके का जो है काम। चलिए अगला पिक्चर हम देखते हैं, और ये पिक्चर शायद ही किसी के मानस पटल पे नहीं होगा, हम में से हर व्यक्ति इस पिक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। बस कुछ दिन पहले की बात है, आप इसको याद कीजिए, ये जो आग लगाया गया था, ये डीएम साहब ने इस लाश में पेट्रोल छिड़क करके, केरोसिन छिड़क करके, बिना फैमिली के इजाजत के इसके लाश को आग लगा दिया। कितना मार्मिक ये सिचुएशन था, आप में से हर कोई जानता है। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से पेट्रोल छिड़क करके इसको जला दिया गया। जो हिंदू रीति रिवाज जो हमारा है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। ये भी एक ग्रेव वायलेशन था लॉ का, और हम में से शायद ही कोई ऐसे होंगे जो इस पिक्चर के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए कुछ और ऐसी घटनाओं से आपको अवगत कराता हूं, इनसे मिलिए। ये यूपी के उस समय के सबसे बड़े अधिकारी थे, ये डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं भाई। और ये इन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? इन्होंने कहा था सीमेन इज नॉट प्रेजेंट सो इट्स नॉट अ रेप। इन्होंने कहा था कि ये जो लेडी है, ये जो लड़की है जिसकी मृत्यु हो गई है, यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट में ये आया है कि सीमेन नहीं मिला इसके पूरे कपड़े में और इसके किसी भी बॉडी पार्ट्स में, और इसीलिए ये रेप नहीं हो सकता है। ऐसा स्टेटमेंट पास करने के बाद इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, खास करके लीगल फर्टर्निटी के लोग जो लॉ की जानकारी रखते हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त इनको लताड़ा था और इनको कहा था कि आप जाकर के कम से कम आईपीसी पढ़ लीजिए। ये देखिए स्टार लेकर के घूम रहे हैं, ये उच्च अधिकारी हैं, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, और इनको रेप क्या होता है इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। और यही कारण था कि जब माननीय हाईकोर्ट में इनको बुलाया गया, और जब ये गए, जब पूछा इनसे कोर्ट कि भैया क्या आपको पता है 375 क्या होता है, आईपीसी पढ़ा है, तो फिर वहां पे नीचे मुंह करके बेचारे कुछ नहीं बोल पाए। मतलब ये स्थिति है कि इतने बड़े अधिकारी हैं, पूरे राज्य की इन पे जो है दारोमदार है, और इनको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से लॉ है। लॉ को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, कोई आइडिया नहीं होता है, बिल्कुल ही रबिश इसको कहा जाएगा। और इस तरीके का स्टेटमेंट इन्होंने देखा था। आप चाहें तो गूगल में जाकर के सर्च कर लीजिए, आपको ऐसे हजारों पोस्ट मिल जाएंगे। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, कुछ और कारनामों को हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अभी जो यहाँ पे पिक्चर में है, ये डॉक्टर कफील हैं,
हैं, डॉक्टर कफील का केस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊं तो यूपी में एक समय था जब ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कुछ बच्चों का, कुछ इन्फेंट का डेथ हो गया था। बहुत सारे, मोर देन 50 इन्फेंट्स का यहाँ पे डेथ हो गया था। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो डेथ है, यदि ऑक्सीजन होता तो शायद नहीं हो पाता, बच्चों को हम बचा लेते, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी थी अस्पताल में ऑक्सीजन रखना, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इन पे जो है डेथ हो गया इन बच्चों का। और इतना बोलने के बाद इन पे एनएसए लगा दिया गया वहां के सिविल सर्वेंट के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा यहाँ पे एनएसए लगा दिया। एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और कहा गया कि ये जो यूपी का गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ये बोलने का प्रयास कर रहा है, ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बहुत दिनों तक, 6 महीने तक इनको जेल में बेवजह रखा गया। किसके कारण? किसके गलती के कारण? डीएम के गलती के कारण। और जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो देखिए यहाँ पे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा। कहता है कि द इलाहाबाद हाईकोर्ट फाइनली ग्रांटेड हिम बेल एंड डिक्लेयर्ड हिज डिटेंशन अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एज इलीगल। और यहां पे बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये जो डीएम के द्वारा ये जो किया गया है, इनको अंदर डाला गया है, जेल में डाला गया है, ये बिल्कुल इलीगल है। और इसमें बहुत ही क्लियर शब्दों में, क्रिस्टल क्लियर शब्दों में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम हैज नॉट यूज्ड हिज माइंड, अपना एप्लीकेशन नहीं किया माइंड का, ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का केस है। इतने बड़े ऑफिसर हैं, डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट का दारोमदार है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये लेखा जोखा रखते हैं, फिर भी इनको इतना भी आइडिया नहीं है, लॉ का एल भी नहीं पता, और इन्होंने इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे डीएम या फिर बहुत ही ऊंचे रैंक के अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको लॉ की जानकारी नहीं होने के कारण ये पूरा नजरअंदाज करते हैं इसको। और एक नहीं, मैं तो 2-4 ही एग्जांपल दे पाऊंगा। यदि आप देखेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे तो हजारों हजार केसेस ऐसे आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट केस में। प्रेजेंट केस में क्या हुआ था? प्रेजेंट केस में शादी हो रही थी एक मैरिज हॉल में, और उसमें कहा गया था कि 10 बजे तक शादी अलाउड है, कोई इशू नहीं है। और 10 बजे के बाद जो है 144 धारा 144 लग जाएगा और उसके बाद शादियां नहीं हो सकती। चलिए, हम 144 क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज अंडर हिंदू लॉ, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैरिज क्या है। क्या मैरिज एक ऑर्डिनरी चीज है? क्या हर दिन मैरिज होता है? ऐसी बात नहीं है। चलिए हम मैरिज के इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बहुत ही समराइज वे में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कहता है द रिचुअल ऑफ कन्यादान इज परफॉर्म जस्ट बिफोर द मंगल फेरे। कन्यादान is a ritual in which the bride's father entrusts her daughter to the groom, who is at the time of marriage considered to be the form of Lord Vishnu. As a condition for offering his daughter to the groom for marriage, the father of the bride asks a promise from the groom for assisting the bride in achieving 3 important goals of the life: dharma, artha and kama. फिर कहता है कि द रिचुअल्स ऑफ कन्यादान इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस इन हिंदू रिलीजन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पे कहता है कि हर पिता का ये सपना होता है, हर पिता का ये पायस ड्यूटी है। क्या है ड्यूटी? ये कहता है कि इट इज वेरी पायस एंड ब्यूटीफुल रिचुअल विच इज सेट टू ब्रिंग फॉर्चून एज वेल एज द रिलीफ फ्रॉम द सिंस फॉर द ब्राइड्स पेरेंट। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि जो कन्यादान है वो पिता के लिए बहुत बड़ा चीज है। हर पिता को ये करना चाहिए, इससे जो है आपको बहुत ही मोक्ष प्राप्त होती है, ऐसा हमारा मानना है। और ये जो पायस ऑब्लिगेशन इसको माना गया है। और यही चीज कल हो रहा था, शादी हो रही थी, कोई पिता होगा जो अपने बच्चे का कन्यादान कर रहा था। ठीक है, वो टाइम से एक्सीड कर गया, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी चीज थी। और इस तरीके से इतने इंपॉर्टेंट काम में आपने इस तरीके से रकस मचाया, लोगों को मैनहैंडल किया, असॉल्ट किया, गालियां दी, ये तो बिल्कुल नाजायज है। और इस तरीके के एक्ट के लिए बिल्कुल लॉ के अकॉर्डेंस में जो भी लीगल एक्शन है डीएम के अगेंस्ट जरूर होना चाहिए। चलिए अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि कैन सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी बी इन्वोक्ड इन मैकेनिकल मैनर। डीएम साहब ने कई बार कहा कि भैया 10 बजे से जो है 144 लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको 144 क्या होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 144 एक तरीके का सेक्शन है जो कि सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत यहां पे दिया गया है। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इसको इन्वोक करके लोगों को गैदर होने से उसका बचाव कर सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे मैकेनिकल वे में आप नहीं कर सकते, मैकेनिकल वे में आप अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कैसे मैकेनिकल? चलिए मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, इन्होंने कहा था यहां पे कि 10 PM से, मतलब 10 बजेगा तो क्या होगा कि 144 लग जाएगा। क्यों लगेगा 144 भाई? क्योंकि कोरोना का कहर है, कोरोना अटैक करता है, इसीलिए 10 बजे के बाद 144 लग जाएगा। अब प्रश्न यह है, जब हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या ये डिसीजन मैकेनिकल वे में किया गया था, क्या आपने मनमर्जी से कर दिया, तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या 9:59 पे अलाउड था? 9:59 में कोई दिक्कत नहीं था, तो क्या 9:59 में कोरोना अटैक नहीं करेगा क्या?
बिल्कुल बिल्कुल करेगा। और यहां पे इस बात से सिद्ध होता है कि ये जो इन्वोक किया गया था 144 बिल्कुल मैकेनिकल मैनर में किया गया था, जो मर्जी आया डीएम का उस तरीके से किया गया, और इसके पीछे कोई भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड था ही नहीं। ऐसा क्या हो गया भाई, 1 मिनट में जो कोरोना अटैक करना शुरू कर देगा 10 बजे के बाद? ऐसा कोई रिसर्च है, ऐसा कोई पेपर है, ऐसा कोई रिपोर्ट है, कहीं कोई लॉ है, कहीं कोई है यदि तो आप दिखा सकते हैं। ऐसा कोई लॉ नहीं है, बिल्कुल मैकेनिकल वे में यहां पे किया गया। चलिए हम अभी पिछले ही साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए एक डिसीजन, जिसमें कश्मीर में लॉकडाउन करा गया था, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, 144 लगा दिया गया था, तब वहां पे देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए ये जो केस है आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये केस है अनुराधा वसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन का केस है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और इसके पैराग्राफ 134 जिनको जाकर के देखना है, 134 पैराग्राफ देखेंगे इस पार्टिकुलर केस का तो आपको मिलेगा। देखिए जज साहब क्या कहते हैं, जज कहते हैं कि एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी शुड बी इंडिकेटिव ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब अपने दिमाग को ढंग से यूज करके 144 लगा दो, which should be based on the material facts and the remedy directed। मतलब ये हुआ कि आपको हर चीज का ब्यौरा लेना है, एक रेशनल माइंड से, साइंटिफिक टेम्पर से आपको 144 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे जज साहब कहते हैं कि ऑर्डर पास्ड मैकेनिकली और अ क्रिप्टिक मैनर, क्रिप्टिक मतलब होता है गुप्त रूप से, किसी को बताया नहीं, अपने मर्जी से कर दिया, तो कहा कि ऑर्डर पास मैकेनिकली और इन अ क्रिप्टिक मैनर cannot be said to be order passed in accordance with the law। और इसके बाद जैसा आप कहते हैं कि aggrieved party may approach to the court of law for the remedies। यदि कोई गलत तरीके से मैकेनिकल वे में, क्रिप्टिक वे में 144 का यूज किया है, तो यदि आप एग्रीव्ड हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं रेमेडी के लिए। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा और मेरी गुजारिश होगी जो भी त्रिपुरा हाईकोर्ट में या त्रिपुरा के जो भी वकील हैं वहां जरूर इसको चैलेंज करना चाहिए कि किस तरीके से 144 को मैकेनिकली बिल्कुल यूज किया है। तो सबसे पहले तो यही चैलेंज होना चाहिए कि जो 144 की आप बात कर रहे हैं ना, इसी को आपने बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से किया है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि ये जो एक्ट किया, मैनहैंडल किया, गाली गलौज किया, पुलिस को धक्का मुक्की की, मारपीट किया, लाठी बरसाया, गाड़ी का चाबी ले लिया, उस सिचुएशन में कौन सा प्रोविजन के अंदर इस डीएम को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इस डीएम के ऊपर कौन सी धाराएं लग सकती है, इसके बारे में यहां पे मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताने वाला हूं। यदि आप सेक्शन 166 ऑफ द इंडियन पीनल कोड देखेंगे, चलिए हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, यहां तो मैंने अभी तक प्रूव कर दिया है कि डीएम साहब ने बहुत सारे लॉज का यहां पे डिसओबे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को डिसओबे कर दिया, केसेस को डिसओबे कर दिया, विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अब चलिए हम सेक्शन 166 ऑफ द आईपीसी को देखने का प्रयास करते हैं। यहां पे क्लियरली कहता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause or knowing it to be likely that he will by such disobedience cause injury to any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। यहां पे बहुत ही क्लियर कहा गया है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट जो लॉ को डिसओबे करता है, उस सिचुएशन में उस पार्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट को 1 साल तक की सजा हो सकती है। यहां पे क्लियरली हमने देखा, कई सारे ऐसे मामला देखे जिसमें डीएम साहब ने बिल्कुल ग्रेव डिसओबे किया है, लॉ का डिसओबे किया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ का डिसओबे किया है, इवन यहां पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहां पे इन्होंने डिसओबे किया है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पार्टिकुलर सेक्शन में इनको बिल्कुल हेल्ड किया जा सकता है। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां के कोई वकील यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप जरूर यहां पे इनको फाइल करें इनके अगेंस्ट, और जो भी लॉ के अकॉर्डिंग काम होता है उसको जरूर फिर आगे बढ़ाएं। यहां पे मैंने आपको बताया अनुराधा वसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि 144 को मैकेनिकल वे में नहीं यूज कर सकते। यहां पे मैकेनिकल वे में यूज करके सबसे पहला वायलेशन तो यहां पे, दूसरा वायलेशन असॉल्ट करके, गाली गलौज करके, हाथापाई करके, लाठी बरसा करके, इस तरीके का यदि एक्ट आप करेंगे, जाहिर सी बात है एक बहुत ही खराब इंप्रेशन जो है समाज में जाता है। और कई बार हमने देखा उस वीडियो में वो डीएम साहब ये कह रहे हैं कि ही इज एक्टिंग लाइक ब्लडी विलेजर्स, मतलब विलेजर्स जो हैं वो पागल हैं, विलेजर्स के पास डिग्निटी नहीं है, जो गांव के लोग हैं उनके पास तमीज नहीं है, आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, ऐसी बात नहीं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि ये जो एक्ट था माननीय डीएम के द्वारा, ये बिल्कुल भी लॉफुल नहीं था, बिल्कुल अनलॉफुल था, और इसके लिए इनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा।
लेकिन फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर उसे पूछ लें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका सही समय पे आपको जवाब दे दिया जाए। एक और बात, यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको नया चीज सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों में से शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश के लीगली लिटरेट हो सकें, जो कि हमारा मुहिम है, हमारा ये एम है कि लोगों को लीगली लिटरेट करना। चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।